दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर 20 सितंबर को एसटी के दर्जे की मांग को लेकर कुर्मी समुदाय करेगा रेल नाकाबंदी। कई कुर्मी संगठनों ने समुदाय के लिए एसटी यानी अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने और कुर्माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर 20 सितंबर से झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के 9 रेलवे स्टेशनों पर अनिश्चितकालीन रेल नाकाबंदी का आह्वान किया है। इन 3 राज्यों में समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी में सूचीबद्ध किया गया है। झारखंड में कुर्मियों के अधिकारों के लिए लड़ने वाली अग्रणी संस्था टेटेमी कुर्मी विकास मोर्चा के अध्यक्ष ने सोमवार को कहा कि यह आंदोलन पश्चिम बंगाल के आदिवासी कुर्मी समाज और ओडिशा के कुर्मी सेना सहित विभिन्न संगठनों द्वारा आयोजित किया जा रहा है। बड़ी खबर है, ईडी के खिलाफ हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है और उन्हें झारखंड उच्च न्यायालय जाने को कहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रवर्तन निदेशालय के समन को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। हेमंत सोरेन ने ईडी के समन को राजनीति से प्रेरित बताया था। उधर ईडी ने चौथी बार समन भेजकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 23 सितंबर को पूछताछ के लिए फिर बुलाया है। झारखंड में हुए जमीन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय अब तक कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, जिनमें राजधानी रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन, कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल, न्यूक्लियस मॉल के मालिक और कारोबारी विष्णु अग्रवाल और बड़गाई अंचल सीओ भानु प्रसाद समेत कुल 13 लोगों को अब तक इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। बड़ी खबर है, झारखंड और छत्तीसगढ़ में होने वाला है खराब मौसम। झारखंड और छत्तीसगढ़ में मौसम खराब होने वाला है। मौसम विभाग ने इन दोनों ही राज्यों में 20 और 22 सितंबर को आंधी तूफान के साथ इन दोनों राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी की ओर से शेयर किए गए ताज़ा अपडेट को माने तो झारखंड में 20 और 22 सितंबर को व्यापक रूप से हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। इस दौरान कुछ जगहों पर आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। झारखंड में डेंगू के मिले 30 मामले। झारखंड में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सोमवार को भी झारखंड में डेंगू के 221 संदिग्ध मामले पाए गए हैं। 218 लोगों ने टेस्ट कराई, इनमें 30 में डेंगू की पुष्टि की खबर है। मीडिया की खबरों को माने तो वहीं चिकनगुनिया के भी 77 संदिग्ध मामले मिले हैं। इनमें 28 मरीजों ने जांच कराई, सभी की रिपोर्ट नेगेटिव मिली। खबर है कि पूर्वी सिंहभूम में सबसे अधिक डेंगू के 120 संदिग्ध मामले मिले हैं। सभी ने अपनी टेस्ट कराई, इनमें 23 में डेंगू की पुष्टि हुई है। वहीं झारखंड की राजधानी रांची में डेंगू के 12 संदिग्ध मामले मिले हैं। सभी ने अपनी जांच कराई, इनमें 3 में डेंगू की पुष्टि हुई है। हजारीबाग में डेंगू के 25 संदिग्ध मरीज मिले हैं। सभी ने अपनी जांच कराई है। बड़ी खबर है, 19 सितंबर को मुकेश अंबानी लॉन्च करेंगे जियो एयर फाइबर। जियो एयर फाइबर को 19 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी पर लॉन्च किया जाएगा। इसमें पेरेंटल कंट्रोल, वाईफाई 6 और इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी फायरवॉल दिया जाएगा। जियो एयर फाइबर जियो की एक वायरलेस इंटरनेट सर्विस है, जिसमें 5G टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस प्रदान किया जाता है। कंपनी का दावा है कि इससे 1 GB प्रति सेकंड की स्पीड से इंटरनेट स्पीड मिलेगी। जियो फाइबर के विपरीत जियो एयर फाइबर में नेटवर्क कवरेज के लिए वायर्ड फाइबर ऑप्टिक केबल का प्रयोग किया जाता है। जियो एयर फाइबर पॉइंट टू पॉइंट रेडियो लिंक का उपयोग करके वायरलेस सेवाएं प्रदान करता है।
इसका मतलब है कि जियो एयर फाइबर वायरलेस सिग्नल के ज़रिए काम करता है। यह जियो के साथ घरों और कार्यालयों के बीच सीधा कनेक्शन स्थापित करता है। फाइबर केबल की ज़रूरतों को ख़त्म करता है और जियो टावरों के साथ स्पष्ट लाइन ऑफ विजन संचार पर निर्भर करता है। बता दें कि जियो एयर फाइबर टेक्नोलॉजी 1.5 GB प्रति सेकेंड तक की इंटरनेट स्पीड प्रदान करता है। आज नए संसद भवन में होगी लोकसभा की कार्यवाही। संसद के विशेष सत्र की कार्यवाही मंगलवार यानी आज नए संसद भवन में शुरू होगी। अब इसके लिए समय का निर्धारण भी हो गया है। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर के 1:15 बजे से शुरू होगी। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही के लिए 2:15 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। बता दें कि संसद के विशेष सत्र के पहले दिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकसभा को सूचित किया कि सोमवार को संसद भवन में कार्यवाही का अंतिम दिन है और आज के बाद सदन की कार्यवाही नए भवन में संचालित होंगी। उन्होंने आशा व्यक्त किया कि सभी सदस्य नए संसद भवन में नई आशाओं, नई उम्मीदों के साथ एंट्री करेंगे। बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि नए भवन में भारत का लोकतंत्र नई ऊंचाइयां प्राप्त करेगा। सरकार की तैयारी, देश में जल्द खुलेगा पहला टेक म्यूजियम। भारत सरकार देश की राजधानी दिल्ली में जल्द टेक म्यूजियम खोलने की तैयारी कर रही है। इस म्यूजियम को नव भारत उद्यान उद्यान में स्थापित किया जाएगा, जो कि सेंट्रल विस्टा का हिस्सा है। इसमें उभरती हुई टेक्नोलॉजी को दर्शाया जाएगा, साथ ही भविष्य में आने वाली टेक्नोलॉजी को भी प्रदर्शित किया जाएगा। इसके डिज़ाइन और विकास के लिए केंद्र की कंस्ट्रक्शन एजेंसी CPWD ने परामर्श प्रस्ताव मांगे हैं, जिसके आवेदन की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर है। मीडिया की खबरों को माने तो भारत सरकार टेक म्यूजियम में देश में उपयोग की जा रही टेक्नोलॉजी को दिखाएगी, जिससे लोग टेक्नोलॉजी के बारे में बेहतर तरीके से जान सकेंगे। इसके अलावा म्यूजियम में भविष्य में आने वाली तकनीक 3D मैप, टच इनेबल्ड डिस्प्ले, AV प्रोजेक्शन, मल्टी टच टेबल, LED प्रोजेक्शन और होलोग्राम के जरिए देखने को मिलेगी। सरकार का मानना है कि इससे भारतवासियों के मन में गौरव की भावना पैदा होगी। CPWD के दस्तावेज से मिली जानकारी के अनुसार टेक म्यूजियम किसी विशिष्ट टेक्नोलॉजी पर काम नहीं करेगा। यह एग्जीबिशन के माहौल के अनुरूप संचार के सबसे प्रभावी उपकरणों का उपयोग करेगा। देश में कोरोना के 544 मामले अभी भी हैं एक्टिव। भारत में कोविड-19 के सक्रिय मामलों में कमी आई है। 18 सितंबर 2023 को सक्रिय मामलों की संख्या 544 के आसपास बनी हुई है। 17 सितंबर 2023 को सुबह 8 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों को माने तो देश में सक्रिय मामलों की संख्या 549 थी, जबकि 16 सितंबर 2023 को इनकी संख्या 554 दर्ज की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों को माने तो पिछले 24 घंटों में 55 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 60 लोग कोविड-19 से रिकवर हुए हैं। पिछले 24 घंटों में महामारी से किसी की मौत नहीं हुई है। भारत में कोविड-19 से मरने वालों का आंकड़ा 5,32,030 दर्ज किया गया है। इससे पहले 17 सितंबर को 55 नए मामले सामने आए थे, जबकि 16 सितंबर को 72 नए मरीज मिले थे, जबकि 1 नवंबर 2022 को 1046 नए मामले सामने आए थे। महाराष्ट्र सक्रिय मामलों के मामले में सबसे ऊपर है। इसके बाद पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरल में सबसे ज़्यादा मामले एक्टिव हैं। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार चीन में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9.93 करोड़ पर पहुंच गई हैं, जबकि अब तक 1,20,896 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। चीन ने पिछले 7 दिन के दौरान 449 लोगों में संक्रमण की सूचना दी है। रेलवे जल्द लॉन्च करेगा देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। भारतीय रेलवे यानी इंडियन रेलवे तेजी से वंदे भारत एक्सप्रेस के नेटवर्क को बढ़ाने का कार्य कर रहा है।
इसी के साथ रेलवे देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन और वंदे मेट्रो चलाने की भी तैयारी कर रहा है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के महाप्रबंधक की माने तो इस वित्तीय वर्ष में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन और वंदे मेट्रो को लॉन्च किया जाएगा। वंदे भारत के स्लीपर कोच को चालू वित्तीय वर्ष में शुरू किया जाएगा। वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें चलने से यात्रियों को लंबी यात्रा के दौरान राहत रहेगी। वो आराम से सोते हुए आराम से अपनी यात्रा को पूरा कर सकेंगे। पहली वंदे मेट्रो ट्रेन जनवरी 2024 में आने की संभावना है, लेकिन यह इसी कैलेंडर ईयर में बनकर तैयार हो जाएगी। LIC एजेंट्स और कर्मचारियों के लिए वित्त मंत्रालय ने की बड़ी घोषणा। वित्त मंत्रालय ने भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC के एजेंटों और कर्मचारियों के लाभ के लिए कई कल्याणकारी सुधारों की घोषणा की है। मंत्रालय ने सोमवार को एक्स पर एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए से खुलासा किया कि उसने LIC एजेंटों और कर्मचारियों के कल्याण के लिए ग्रेच्युटी सीमा, पारिवारिक पेंशन, बीमा कवरेज और अन्य चीज़ों के संबंध में कुछ बदलावों को मंजूरी दे दी है। मंत्रालय ने अपनी आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा कि ये सुधार LIC विनियम 2017 में संशोधन, ग्रेच्युटी सीमा में वृद्धि और पारिवारिक पेंशन की समान हद, जी हाँ समान दर सहित अन्य से संबंधित हैं। कल्याण सुधारों में LIC एजेंटों के लिए ग्रेच्युटी सीमा में संशोधन शामिल है। स्वीकृत बदलावों के तहत वित्त मंत्रालय ने बीमा कंपनी के एजेंटों के लिए ग्रेच्युटी की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। LIC एजेंटों की कार्य स्थितियों और लाभों में पर्याप्त सुधार लाने में मदद के लिए मंत्रालय द्वारा यह बदलाव अपनाया गया है। मंत्रालय द्वारा अनुमोदित एक अन्य बदलाव में एजेंटों को वित्तीय स्थिरता सुरक्षित रखने में मदद करना शामिल है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि पुनर्नियुक्त एजेंट नवीनीकरण कमीशन के लिए पात्र होंगे।